हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय क्यूट केमिस्ट्री। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम बात करते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर हम डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्यों पढ़ रहे हैं। याद कीजिए, हम लोगों ने रेडिएशन पढ़ा था। क्यों पढ़ा था रेडिएशन? क्योंकि हमें बोहर्स एटॉमिक थियरी पढ़ना था और बोहर्स एटॉमिक थियरी का डेवलपमेंट पूरी तरीके से रेडिएशन के बेस पे है। इसलिए हमें बोहर्स एटॉमिक थियरी का डेवलपमेंट पढ़ना था। उसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा रेडिएशन पढ़ा। अब हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ने के लिए हमें उसका डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सिर्फ दो चीजों पे बेस्ड है। पहला है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चूंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हमें आगे बढ़ाना है या उसे पढ़ना है, डिटेल में देखना है, तो उसके लिए हमें इसके डेवलपमेंट को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान से देखते जाएंगे सब लोग। सॉरी, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर ये मतलब कोई भी बस इतना ये थियरी बस इतनी कहती है कि कोई भी मैटर हो वो उसके पास दो बिहेवियर होगा हमेशा। वो एक पार्टिकल नेचर रखेगा और एक वेव नेचर रखेगा। ये ऑलवेज होगा। कोई भी मैटर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। इस बात को डी ब्रॉगली ने 1924 में बताया था। 1924 में डी ब्रॉगली ने बात बताई कि कोई भी मैटर हो उसके पास दो नेचर होगा, एक पार्टिकल नेचर होगा और एक वेव नेचर होगा। जैसा कि आप लोगों को वेव के बारे में भी सारी बातें बताई जा चुकी हैं, पार्टिकल के बारे में भी सारी बातें बताई जा चुकी हैं। फिर भी अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको इतना कंफर्म कर दूं कि अगर कोई भी वेव नेचर रख रहा है दैट मीन्स उसके पास वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल नेचर रख रहा है तो पार्टिकल नेचर रखने वाला कोई भी मैटर होगा तो उसके पास मास होगा। हमेशा याद रखना, मास है दैट मीन्स पार्टिकल नेचर रख रहा है। वेलोसिटी है दैट मीन्स पार्टिकल नेचर रख रहा है। आप कह सकते हैं मोमेंटम, अगर मोमेंटम है तो वो क्या है? पार्टिकल नेचर रख रहा है। लेकिन अगर उसके पास वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या रख रहा होगा? वेव नेचर रख रहा होगा। कोई भी मैटर अगर उसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है तो वो वेव नेचर रखेगा और कोई भी मैटर अगर उसके पास मास और वेलोसिटी है तो वो पार्टिकल नेचर रखेगा। अगर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स में कुछ भी ना पढ़ा हो और अगर आपको याद ना हो तो मैं यहाँ पे कंफर्म करा दिया, याद दिला दिया आपको सारी चीजें। तो कोई भी मैटर होगा वो पार्टिकल नेचर भी रखेगा और वेव नेचर भी रखेगा। दैट मीन्स उसके पास वेव नेचर है तो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। पार्टिकल नेचर है तो मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगी। दैट मीन्स मोमेंटम भी होगा। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, चाहे वो माइक्रो पार्टिकल हो या चाहे वो माइक्रो पार्टिकल हो, हर किसी के साथ ये अप्लीकेबल होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बॉल के लिए भी अप्लीकेबल होगा, एट लास्ट इतना बड़ा पार्टिकल यानी कि किसी प्लेनेट के लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो चाहे माइक्रो पार्टिकल हो चाहे मैक्रो पार्टिकल हो, मैटर कुछ भी हो वो दोनों बिहेवियर रखेगा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले। और अब जरा देखिए, अगर वो पार्टिकल नेचर रख रहा है दैट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होगा और वेव नेचर रख रहा है इसका मतलब वेवलेंथ होगा। तो डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन डेवलप किया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इनटू v। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इनटू v में आप देख रहे हैं h भी है और m इनटू v भी है। तो जरा h बताइए ये क्या बता रहा है? ये क्या है? ये वेवलेंथ है। और ये क्या है? ये मोमेंटम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास वेवलेंथ भी हो और जिसके पास मोमेंटम भी हो वो क्या रखेगा? दोनों बिहेवियर शो करेगा। यानी कि ये जो इक्वेशन होगा जिसको आप डी ब्रॉगली इक्वेशन बोल रहे हैं, इस डी ब्रॉगली इक्वेशन की एक सिंगल इक्वेशन के अंदर वेवलेंथ भी है और उसी इक्वेशन के अंदर मोमेंटम भी है। तो ये इक्वेशन ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल दोनों नेचर रख सकता है। वो वेव नेचर भी रखेगा और पार्टिकल नेचर भी रखेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्या आप ये बता सकते हैं कि ये आया कहां से? ये जो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इनटू v ये आया कहां से? आइए ले चलता हूं आपको और क्लियर करा देता हूं कि ये आया कहां से। इसका डेरिवेशन पे ले चलते हैं। ठीक है, डेरिवेशन देखने के लिए आपको दो बातें याद होनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वो दो इक्वेशन शायद आपको याद हो कि जब भी कभी कोई भी पार्टिकल कोई भी मैटर है वो वेव नेचर रख रहा है तो उसके लिए हमारे पास
एनर्जी का इक्वेशन होता है E इक्वल टू एच इंटू न्यू, E इक्वल टू एच इंटू न्यू, याद होगा। जब कोई भी पार्टिकल वेव नेचर रखता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक के इस थ्योरी को यूज करते हुए, प्लैंक कांस्टेंट को यूज करते हुए ये इक्वेशन बनाया था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज पार्टिकल नेचर रख रहा है, ये वेव नेचर के लिए ये इक्वेशन होगा, लेकिन अगर वो पार्टिकल नेचर रख रहा है तो पार्टिकल नेचर के लिए उसके पास इक्वेशन होगा E इक्वल टू mc स्क्वायर। कोई मैटर अगर पार्टिकल, अगर एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, सबको ये सन है और इस सन से एनर्जी निकल रही है, अगर सन से निकलने वाली एनर्जी वेव फॉर्म में होगा तो इक्वेशन यूज करेंगे इक्वल टू एच न्यू, और अगर सन से निकलने वाली एनर्जी पार्टिकल नेचर में होगा तो इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल टू mc स्क्वायर। लेकिन डी ब्रॉगली का ये कहना है कि ये दोनों, चाहे आप देखें ये E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था उस टाइम पे उन्होंने ये बताया था कि ये सबके लिए है, चाहे वो वेव हो, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ वेव के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। तो अगर एक ही जगह से सन से ही एनर्जी निकल रही है, चाहे वो पार्टिकल के फॉर्म में निकले, चाहे वो वेव के फॉर्म में निकले, उसकी एनर्जी तो हर बार सेम ही होगी ना, हर बार उसकी एनर्जी सेम होगी। और अगर उसकी एनर्जी सेम होगी, दैट मींस अगर इक्वेशन नंबर 1 को और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो एनर्जी है और इक्वेशन नंबर 2 में जो एनर्जी है, दोनों एनर्जी तो सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों कहां से निकल रहे हैं, सन से निकल रहे हैं। सन से निकलने वाली एनर्जी चाहे वेव फॉर्म में निकले, चाहे पार्टिकल फॉर्म में निकले, वो तो हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक ही सोर्स से निकल रहा है तो हमेशा एनर्जी सेम होनी चाहिए। यही बात डी ब्रॉगली ने सोच करके इन दोनों इक्वेशन को मिक्स कर दिया। आप इसको पहले नोट कर लें, उसके बाद आगे वाला स्टेप आप इसके बाद नोट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1। इन्हीं दोनों इक्वेशन को उन्होंने क्या किया, मिक्स किया, और दोनों इक्वेशन से दोनों एनर्जी को एक साथ इक्वल कर दिया। उन्हें ऐसा फील हुआ कि चाहे वो वेव नेचर में निकले, चाहे पार्टिकल नेचर में निकले, दोनों तो एनर्जी तो दोनों का सेम होगा, इसलिए दोनों इक्वेशन से दोनों एनर्जी को उन्होंने इक्वल कर दिया। दैट मींस h ने दिस इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बस उन्होंने इतना सा थोड़ा सा अरेंज यहाँ पे मॉडिफाई किया, उन्होंने न्यू की जगह पे c बाई लैम्डा रख दिया। और जब न्यू की जगह पे c बाई लैम्डा रखा उन्होंने, देखिए फॉर्मूला थोड़ी देर पहले क्या बना था, h न्यू दिस इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोगों ने क्या बनाया था, h न्यू दिस इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला बना लिया, h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर। अब ये जो h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर दिखा, इस न्यू की जगह पे हमने c बाई लैम्डा रख दिया, तो आ गया फॉर्मूला h c बाई लैम्डा दिस इक्वल टू mc स्क्वायर, h c बाई लैम्डा दिस इक्वल टू mc स्क्वायर। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। जब थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये c से ये c कट गया, ये c से ये c कट गया, और ऊपर आ गया यहाँ पे h बाई लैम्डा दिस इक्वल टू m इंटू c। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और लैम्डा की वैल्यू निकाली, और लैम्डा इक्वल टू आ गया h बाई m इंटू c। ध्यान से देखते हैं, फटाफट देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता, और मैं आपसे बस ये कहता कि ये जो c आपको दिख रहा है ये क्या है, ये स्पीड ऑफ रेडिएशन है, स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पार्टिकल होगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो स्पीड होगी वो नॉर्मल स्पीड v यूज करेंगे। तो हम अगर नॉर्मल पार्टिकल के लिए यही फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v हो जाएगा। जरा इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू c दिखा। थोड़ी देर के बाद मैंने आपसे यही बात बताई है, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे किया, हमने c की जगह पे क्या लगा दिया, c की जगह पे हमने v लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। अगर हमने c की जगह पे v लिख दिया, क्यों v लिखा, क्योंकि c किसके लिए है, स्पीड ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, c जो है आपका, ये यहाँ पे जो c यूज हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे v जो है, ये v यूज हो रहा है, जो v यूज हो रहा है स्पीड ऑफ मैटर। तो चाहे c हो चाहे v हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आप m c की जगह पे आप m इंटू v लिख सकते हैं। दैट मीन्स c और v दोनों एक ही चीज है। और अगर c और v दोनों एक ही चीज है तो आप यही चीज आप लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू c।
या आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी। तो जरा आप मुझे तुरंत देख के मुझे बता दीजिए कि ये जो m इंटू वी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, क्या m इंटू वी मोमेंटम है? क्या m इंटू वी मोमेंटम है? आप सारे पॉइंट नोट करते जाएंगे फटाफट। क्या m इंटू वी मोमेंटम? बिल्कुल हाँ, मोमेंटम है। और अगर m इंटू वी मोमेंटम है तो मैं इसको लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। और जब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा तब मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो c था यहाँ पे भी हो गया, c की जगह हमने भी रख दिया। तो अगर मैं यही बात ऐसा कह देता हूँ कि m इंटू वी क्या होगा, m इंटू वी मोमेंटम हो जाएगा, और इस m इंटू वी को मोमेंटम लिख देंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी की जगह पे p यूज हो जाएगा। तो इस आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी, दिस इक्वल्स टू h अपॉन p। तो p क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ पे सारी बातें मैं आपको बता दूं। आपको पता है h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। m क्या है, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ मैटर, जिसके बारे में आप बात करें उसका मास। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ, या फिर स्पीड लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ मैटर, स्पीड ऑफ मैटर। m मास ऑफ मैटर है, v स्पीड ऑफ मैटर है। p क्या है, मोमेंटम। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। लैम्डा वेवलेंथ, तो आपने देखा कि लैम्डा वेवलेंथ हो गया, m मास ऑफ मैटर हो गया, v स्पीड ऑफ मैटर हो गया, और h प्लैंक कांस्टेंट, m मोमेंटम। अगर मैं आपसे ये बताता कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 into 10 to the power minus 34 किलोजूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपको ऑलरेडी पता है। बस इतना ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या लैम्डा और इसको मैं कंपेयर करूं तो क्या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया? क्या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आपको दिख रहा है? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछता कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास ये रिमोट है, एक मेरे पास मार्कर है, और दोनों को मैं एक सेम वेलोसिटी v से थ्रो करूं, दोनों को सेम वेलोसिटी v से थ्रो करूं, तो जब मैं दोनों को सेम वेलोसिटी v से थ्रो करता हूं तो दोनों से रेडिएशन निकलेगा, दोनों से वेव निकलेगी। और अगर दोनों से वेव निकल रही तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा। आप कहेंगे सर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि रिमोट का मास ज्यादा है, मार्कर का मास कम है। जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसका मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर वेवलेंथ कम होगा तो आपको तो पता है वेवलेंथ, किसी भी वेव का वेवलेंथ पहले से ही बहुत छोटा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं और छोटा कर दो। जब पहले से ही छोटा है और उसे और छोटा करोगे तो क्या आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? क्या आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो? क्या उसे आप डिटरमाइन कर सकते हो? आप कहोगे नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले से ही वेवलेंथ छोटा होता है और आप उसे और छोटा करने की बात कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ कि हम किसी भी हैवियर पार्टिकल के वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते। हम लाइटर पार्टिकल के वेवलेंथ को तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी हैवियर पार्टिकल के वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते। लाइटर पार्टिकल, आप सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है? सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को आप मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या आप अर्थ के वेवलेंथ को मेजर कर पाओगे, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देखिए ये सबसे छोटा पार्टिकल है, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा होता होता तो चला आया, यहाँ पे सबसे बड़ा कर दिया। तो जैसे जैसे पार्टिकल बड़ा होता गया आप देखेंगे वेवलेंथ क्या होता गया, छोटा होता गया। जैसे जैसे पार्टिकल बड़ा होता गया वैसे वैसे वेवलेंथ छोटा होता गया। आप बिल्डिंग के वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा इसका वेवलेंथ होता है, जिसे मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मेजर किया जा सकता है। थोड़ा सा और बड़ा पार्टिकल ले लिया, वेवलेंथ थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और बड़ा पार्टिकल लिया, वेवलेंथ और कम हो, थोड़ा और बड़ा पार्टिकल लिया, वेवलेंथ और कम हो, थोड़ा और बड़ा पार्टिकल लिया, वेवलेंथ और कम हो, थोड़ा और बड़ा मक्खी हमारे पास है, इसका वेवलेंथ थोड़ा और कम हुआ। ह्यूमन बीइंग के वेवलेंथ थोड़ा और कम हुआ, लेकिन किसी बहुत बड़े यानी कि किसी कार का, किसी प्लेनेट का अगर इसका वेवलेंथ के बारे में बात करें तो वो और छोटा होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम मास बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है? इलेक्ट्रॉन का। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका? इस बिल्डिंग का। तो वेवलेंथ अगर छोटा है तो उसको मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको बता देंगे।
तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा है, उसे आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी बड़े हैवियर पार्टिकल की वेवलेंथ मेजर करने की बात करें, जैसे हम प्लैनेट की वेवलेंथ को मेजर करने की बात करें या बॉल की वेवलेंथ को मेजर करने की बात करें, तो वो इम्पॉसिबल होगा, वो नहीं मेजर कर सकते। पहले इनकी इस थियरी को, डी ब्रॉगली की इस थियरी को पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया इस पर, लेकिन कुछ समय के बाद जब एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन सोर्स को एक्सेलरेटेड एनोड लगा करके इलेक्ट्रॉन सोर्स को एक इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू, यानी कि एक स्लिट है, स्लिट के थ्रू पास किया गया इलेक्ट्रॉन बीम को थिन गोल्ड फॉइल से, तब उन्होंने डिफ्रैक्शन बीम दिखाया। जब ये बात पहले तो मानी नहीं जाती थी, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर इसका एक्सपेरिमेंट किया। इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, एक्सेलरेटिंग एनोड रखा हुआ है, यही है एक्सेलरेटिंग एनोड, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में आगे बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में आगे बढ़ता है तो यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल है, उससे टकराता है और डिफ्रैक्शन बीम दिखाई देता है। ये जो डिफ्रैक्शन बीम आगे बढ़ेगा तो यहाँ से एक पैटर्न जो दिखाई देगा, जिसके डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करे, अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव नहीं करा तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखाई देता। तो ये बात प्रूफ हो गई कि डी ब्रॉगली ने जो बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों रखता है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आप सोचो कि पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितना जितना क्लियर तरीके से हमें दिखाता था सारी चीजों को, इस बार वो 15 मिलियन टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट दिखा पा रहा है। आप ये सोच सकते हैं, पहले हमें जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चीजों को देखते थे तो पहले हम जो देखते थे वो हमें उतना क्लियर दिखाई नहीं देता। अभी हमने उसको 15 इंटू 10⁻⁶ टाइम्स, इतने टाइम्स यानी कि 15 मिलियन टाइम्स आप देखें इसे एक्यूरेट करके देख सकते हैं। तो जैसे डी ब्रॉगली ने डुअल बिहेवियर दिया, डी ब्रॉगली के डुअल बिहेवियर से हम लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, हम यूनिवर्स को समझने में हमें हेल्प मिलने लगी, हमें माइक्रो पार्टिकल को समझने में हेल्प मिलने लगी। ओके, तो ये था पूरा का पूरा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का डुअल बिहेवियर, जिसको डी ब्रॉगली ने दिया था। अब सेकेंड जो डेवलपमेंट है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन इससे पहले कि हम आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाएं, मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।